हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल क्लास के साथ। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कंटेंट के ऊपर टू द पॉइंट लगातार चर्चा करते हैं। और इस क्रम में अभी हम लोग फिलहाल क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। ये पहला पार्ट है इसका। और चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसके सही पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे और इसके कुछ शत्रुता वाले पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ मामलों में लाभदायक है हमारे लिए, तो कुछ मामलों में ही हमें नुकसान भी पहुंचाता है। और ये सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है जो साइंस समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। खास करके अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस पढ़ना है सेकंड पेपर के लिए, तो ये कॉन्सेप्चुअल साइंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है ना, ये पूरी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी 4.0 से जुड़े हुए हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट वाले हैं आप, या फिर सुपर टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स में इस सेशन की अपनी उपयोगिता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब हम सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो उसमें जीवाणु, कवक, एल्गी और कुछ हद तक वायरस, विषाणु, इन सबको अलग अलग तरीके के कैटेगरी के सूक्ष्म जीव को हम लोग पढ़ते हैं। और यही सब आज का हमारा टॉपिक है। ये कैसे हमारे लिए कभी कभी अच्छा भी होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब पहलुओं को एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और यस, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए सूचना ये है कि इस चैनल पे जिस पे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, ये आपका अपना चैनल है। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए बस, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम क्लास के बारे में। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। और यूट्यूब की ये जो क्लास है वो आपकी लगातार आती रहेगी। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल भी यही है, कम्युनिकेशन पॉइंट साइंस बाय सुमित सर। तो दोनों जगह आप जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट है और आपको सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए आप काम की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों और जंतुओं सहित अनेक अनेक सजीव जीव देखे होंगे। बहुत सारी चीजें इतनी बड़ी होती है कि हमें आसानी से दिखाई दे देती है। ठीक है ना, क्लियरली वो विजिबल है हमारे लिए। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये छोटे थोड़ी है कि हमें नहीं दिखते हैं, दिखते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लाइफ है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं देख सकते जैसे आप किसी जानवर को या किसी पेड़ पौधों को देख सकते हैं। उनका अस्तित्व यहाँ हो सकता है, आपके आसपास वो जीव जंतु मतलब जीव मौजूद हो, लेकिन इतने छोटे हैं, ये इतने माइक्रो लेवल के हैं कि खुली आंखों से ये दिख नहीं सकता है। हाँ, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखने का प्रयास करोगे तो ये आपको यहाँ वहां हर जगह दिख जाएगा। यस, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोटोजोआ की बात कर रहा हूँ, अमीबा जैसे जीव की बात कर रहा हूँ। ये सब खुली आंखों से तो नहीं दिखता है ना, बट माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो और अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। कहते हैं जो जीव इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से दिख ना पाए तो उनको हम सूक्ष्म जीव ही कहेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे ना। सो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से उसे नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को देखने के लिए आपको पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्मदर्शी की सहायता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक हमें कहता है कि देयर आर वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इनमें मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके 4 मुख्य कैटेगरी यहाँ पे वर्गीकृत किया गया। ये मे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दे कि कितने तरह के होते हैं। अब आप कहेंगे इसमें एक तो मिसिंग लग रहा है या 2 मिसिंग लग रहा है। अब जो है मैं पूरी बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये प्रश्न है, यहां से आप प्रश्न निकाल सकते हैं। 4 मुख्य भागों में बांटा गया। एक है बैक्टीरिया, जीवाणु, सभी जीवाणु, बैक्टीरिया के बहुत सारे कैटेगरी है ना, तो बैक्टीरिया एक समूह है ना। दूसरा फंगस, कवक, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा आता है आपका प्रोटोजोआ, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और शैवाल का ग्रुप भी है, एल्गीज जो है ये भी है। तो जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक कुछ सामान्य प्रकार के
सूक्ष्म जीव है, मतलब आप जानते हैं इसको, अभी मैं चित्र में दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा वायरस, विषाणु को इसमें नहीं रखा गया। देखो, विषाणु को आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर थोड़ा अपवाद के साथ इसको अलग से देखना होता है, क्योंकि इसको सरवाइव करने के लिए ना होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विषाणु ऑल्दो ये माइक्रो ही है, लेकिन इस लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया गया है, बट स्टिल आप उसे माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है, ये याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकते हैं। 4 कैटेगरी था, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु और कवक। अब यहाँ विषाणु की बात की जा रही है, वायरस की बात की जा रही है। वायरस भी बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही है, परंतु वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह से ये भिन्न है। अब किस मामले में अलग है इसका, आप कह सकते हैं कि वे केवल परपोषी में ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अर्थात होस्ट सेल के अंदर वायरस जाकर के अपनी संख्या बढ़ा सकता है, होस्ट सेल के बाहर वो निर्जीव बन जाता है वायरस। कहते हैं जीवाणु, पौधे अथवा जंतु की कोशिका, जैसे ये हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में मान लीजिए जो सेल है, इस सेल में ये वायरस आक्रमण करेगा, चला जाएगा, और हमारे सेल के मैकेनिक्स से, मतलब हमारे सेल के मशीनरी से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा, मतलब हमारे सेल का अपहरण कर लेता है, इसकी कार्यप्रणाली को वायरस, और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। हम वायरस के लिए क्या हो जाते हैं, हमारा सेल होस्ट सेल हो जाता है। अगर ये किसी होस्ट सेल से बाहर निकल गया ना वायरस, तो ये नॉन लिविंग निर्जीव क्रिस्टल बन जाता है, तो थोड़ा अलग है। इसी वजह से वायरस को ना जीवों और निर्जीवों के बीच कड़ी के तौर पर जाना जाता है। इट्स अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर होस्ट सेल में गया, सपोर्ट मिल गया, तो वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। होस्ट सेल से बाहर नॉन लिविंग क्रिस्टल बन जाता है, निर्जीव बन जाता है। और अगर वो निर्जीव की तरह है, तो ये मत सोचिए कि आगे वो कभी सजीव नहीं बन सकता है, सपोर्ट मिलेगा, होस्ट सेल मिलेगा, वो वापस जीव बन जाएगा, है ना। तो इसको होस्ट सेल चाहिए अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा अलग है, पर आप कह सकते हो ये भी देखा जाए तो काफी माइक्रो ही है ना। विषाणु को इस चित्र में दिखाया गया है। कुछ सामान्य किस्म के रोग होते हैं जो अलग अलग विषाणु से होते हैं, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब जो है ना, खांसी वासी या फिर फीवर, वायरल होते हैं, विषाणु द्वारा होते हैं। पोलियो की बीमारी हो गई, मीजल्स की बीमारी हो गई, ये सब वायरस के कारण होने वाली कुछ सामान्य तरह की बीमारी है, तो ये नुकसान भी पहुंचाता है ना। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं, टाइफाइड और टीबी जीवाणु द्वारा। अब इसी स्लाइड में ना बहुत कुछ जानकारी हमें दे दी गई है। अब कुछ जानकारी यहाँ से प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। पहली बात, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब चलो स्टार लगा के उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं बोल ही दे रहा हूँ, जो होस्ट सेल के बिना जिसका काम नहीं चलता है, तो वो वायरस है। किसे हम जीवों और निर्जीवों के बीच में लिंक के तौर पर जानते हैं, या किसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये वायरस ही है ना। होस्ट सेल की जरूरत होती है, ठीक है। अभी होस्ट सेल किसी बैक्टीरिया में जा सकता है, ये किसी प्लांट में जा सकता है, किसी एनिमल में जा सकता है। वायरस के कई सारे डिजीज होते हैं जो आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन सामान्य जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, इसके अलावा पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ये सब वायरल डिजीज है। और डाइसेंट्री और मलेरिया जैसी जो प्रॉब्लम है, ये प्रोटोजोआ से होती है। और टाइफाइड और टीबी जो है, ये बैक्टीरिया से होती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है 6-7 डिजीज का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक हो गया कोल्ड, दूसरा हो गया फ्लू, तीसरा हो गया कफ, चौथा हो गया पोलियो, इसका जिक्र किया जा रहा है, पांचवा हो गया पॉक्स। ये वायरल डिजीज का कैटेगरी है। और टीबी प्लस टाइफाइड, ये बैक्टीरिया का कैटेगरी है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हो या भूल जाते हो। ये प्रश्न है, आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी चूंकि इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, तो अभी फिलहाल ये पता चल रहा है कि कम से कम ये सब बीमार कर सकता है। तो ये नेगेटिव चीज है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी है इनके बारे में, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब कुछ लिस्ट देख लो। ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, ये रॉड से बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। शैवाल में देखो, स्पाइरोगायरा एक शैवाल का कैटेगरी है। क्लेमाइडोमोनास ये एल्गी है। ये पूछ सकते हैं कि स्पाइरोगायरा क्या है, किस सूक्ष्मजीव में इसको रखा जाए, ये तो एग्जाम्पल है ना। क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो ये शैवाल है ना। तो बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया।
अमीबा और पैरामीशियम क्या है? तो भैया ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। तो प्रोटोजोआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें अमीबा आता है, प्रोटोजोआ में पैरामीशियम आता है। एल्गीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें स्पाइरोगायरा आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है। और बैक्टीरिया की बात करें तो भांति भांति के बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड सो ऑन। फंगस की बात करें तो फंगस देखो, ब्रेड मोल्ड एक कवक है, फंगस है। पेनिसिलिनियम जिससे दवाई बनती है, देखो बीमारी पैदा करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दवाइयां भी बनती है, इससे पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक दवाई बनती है। एस्परजिलस ये भी एक फंगस है। तो कुल मिलाकर के 8-10 यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल भी आगे, ये भी प्रश्न है आपके लिए, पूछ सकते हैं पेनिसिलिनियम किस में आता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड किस कैटेगरी में आते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इस फंगस के कैटेगरी में आते हैं। पूछ सकते हैं क्लेमाइडोमोनास किस में आता है, तो क्लेमाइडोमोनास कहाँ सुना था आपने, तो ये आप देख लो। स्पाइरोगायरा किस में आते हैं, सब माइक्रो है, एग्जाम्पल है, लेकिन इसका कैटेगरी नीचे लिखा हुआ है। तो ये भी प्रश्न है, मैचिंग वाला प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं कहता हूं कि यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह मौजूद होता है, ये इतने छोटे होते हैं कि ये दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप से, लेंस से, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको देखने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये होता कहाँ है, तो मैं सीधे बोल दूं सब जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं ना, आमतौर पर देखा जाए तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक या यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया एक ही सेल वाला जीव है, जैसे जीवाणु। कुछ शैवाल यूनिसेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला भी होता है, एक सेल वाला तो होता ही, लेकिन बहुकोशिकीय भी होते हैं। सो यूनिसेलुलर तो होते ही है, और ये मल्टी भी होते हैं। अब ये भी एक प्रश्न है, देखो जीवाणु, कुछ शैवाल, सभी नहीं, कुछ शैवाल और अमीबा प्रोटोजोआ ये यूनि है, और बहुकोशिक भी हो सकते हैं, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कुछ शैवाल यूनि तो कुछ मल्टी है। कवक मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि दुनिया में, या स्टेटमेंट लिख दिया जाए कि दुनिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया की तरह यूनिसेलुलर होते हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फंगस, शैवाल, है ना, ये बर्फीली से बर्फीली से बर्फीली मौसम, शीत ऋतु से लेकर के, या शीत जगह से लेकर के गर्म स्रोतों तक हर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल से लेकर के दलदल में भी पाए जाते हैं, इसलिए बोला था यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह होता है। ये मनुष्य सहित सभी जीवों जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। हमारे आपके शरीर में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी मौजूद है। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न के लिहाज से, जहां से प्रश्न उठाया जा सकता है वहां मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये प्रश्न है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा कैन लिव अलोन, अकेला रह सकता है, लेकिन फंगस एंड बैक्टीरिया ये ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। तो ये एक प्रश्न है कि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, लेकिन अमीबा अकेले रह सकता है। कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर। तो उस लिहाज से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे पूछ रहे हैं, पर आपको जहां ध्यान रखना है बस वहां ध्यान रखना है, ठीक है जी। क्या हमारे लिए, हम और सूक्ष्म जीव के बीच जो हमारा रिलेशन है, मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, और माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए हमेशा दुश्मन है, या फिर ये दोस्त भी है, इससे कुछ लाभ भी है? इसका जवाब इस चैप्टर के हेडिंग में छुपा हुआ है, दोस्त या दुश्मन, ऐसे ही कुछ था ना इस चैप्टर का हेडिंग। तो मैं कहूंगा ये दोनों है, डिपेंड्स किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और किस संदर्भ की बात कर रहे हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है, परेशान कर सकता है,
खाद्य पदार्थों को खराब कर सकता है, आसपास गंदगी फैला सकता है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदगी को साफ करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दवाइयां बनती है। वो पेनिसिलिन आपने सुना ही, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक। ये पेनिसिलिनियम नाम के फंगस से, फफूंद से बनता है। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अल्कोहल बनाया जाता है। तो दोनों चीजें हैं, इसी को तो डिकोड करना है। दुश्मन भी है, दोस्त भी है। कब दुश्मन कब दोस्त, कौन दुश्मन कौन दोस्त, ये जानना जरूरी है। लेकिन इतना पता है कि इसका हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है जी। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक है। कुछ बेनिफिशियल है तो कुछ दुश्मन भी है। अब पहले दोस्त की बात कर लें कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस संदर्भ में दोस्त के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, कुछ की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही बनाना हो, कहते हैं ना बैक्टीरिया से बनता है। अब अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो दही नहीं बनेगा, और दही कितना अच्छा फूड कंटेंट है ये बताने की आवश्यकता नहीं। ब्रेड हो या फिर केक बनाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेड बनाने में बैक्टीरिया यूज किया जाता है या क्या, पर एक दही का एक एग्जाम्पल बोला। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में। और प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था, आज भी किया जाता है। कहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी हेल्प करता है। पर्यावरण को क्लीन रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जो कार्बनिक अपशिष्ट है ना, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, गोबर हो गया, पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, वो अगर कहीं ऐसे छोड़ भी देंगे ना आप, तो वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वहां जो जीवाणु है ना, बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको डिकम्पोज करके साफ कर देता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं हो तो ये डिकम्पोज ना हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं साफ सफाई में भी तो इसका रोल है। याद कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग दवाइयों के उत्पादन, औषधि के उत्पादन एवं कृषि में मिट्टी की उर्वरता को वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये तो अच्छा ही है ना, अच्छी बात है ना। दवाइयां बनती है, पर्यावरण को साफ किया जा सकता है, सॉइल फर्टिलिटी के लिए काम किया जा सकता है ना। कुछ खाद्य चीजें बनती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये तो अच्छी चीज है। अब दही और ब्रेड बनाने में देख लो, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। इस बच्चे के दिमाग में क्या है? अब हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। दूध से दही बनता है ना, तो दूध से दही बनाने के लिए ना उसमें दही थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। क्या होता है? इस बच्ची को दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये आश्चर्य में है कि दूध दही कैसे बन गया। दही बिल्कुल अलग होता है, मतलब अलग कैटेगरी का पदार्थ बन जाता है दूध से। तो दही में ना अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न है, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज, जिनमें लैक्टोबैसिलस, ये प्रश्न है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें सबसे मेन क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये आपके क्वेश्चन है। तो दही में ये खूब होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वह दूध में जैसे ही आप, दूध है ना, इस दूध में थोड़ा सा दही मिलाओगे ना, तो इसका मतलब वो दही जो आप मिला रहे हो ना इसमें, वो बैक्टीरिया ही तो इसमें डाल रहे हो, और अपनी संख्या बढ़ा के सबको दही में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कर देता है। तो वह जो दही है, दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो दही बनाना बैक्टीरिया से, अच्छा, अच्छी बात है ये। और दही प्रोबायोटिक होता है, पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है ना। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। रवा, सूजी, इडली और भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। दही के अलग अलग यूज की बात की जा रही है, और कैसे बनाते हैं ये उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे कि अब छोले भटूरे कैसे बनाते हैं, है ना। एक एक्टिविटी समझ लीजिए थोड़ा सा, ये भी आपके लिए यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं कि एक बर्तन ले लीजिए, एक कंटेनर ले लो और उसमें आधा केजी आटा डालो। आटा डाला, ठीक है, या मान लो उसमें मैदा डाल लो, ठीक है, कुछ इस तरीके का कंटेंट डालो। उसमें थोड़ा चीनी डालो, शुगर डालो,
ठीक है, मैदा में चीनी डालो और थोड़ा गर्म पानी मिलाइए और थोड़ी मात्रा में यीस्ट पाउडर, यीस्ट अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है, यीस्ट पाउडर मिलाकर के उसको गूंथ लीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद छोड़ दीजिए। आप गुथे हुए मैदा को देखोगे ना, एकदम से फूल सा गया है। ये डग जो है ना, कुछ यीस्ट पाउडर अगर आप मिला दे तो यीस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये इससे बहुत कुछ बनाया जाता है, खाद्य चीजें बनाई जाती है, यीस्ट को खमीर भी कहते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आपने मैदा में गर्म पानी चीनी मिला दिया और यीस्ट का कुछ यूनिट डाला, यीस्ट पाउडर मिला दिया, तो अवेलेबल होता है। तो ये जो यीस्ट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी संख्या बढ़ाता है, तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यीस्ट जो भी आपने मिलाया है वो तो यीस्ट है ही, अब वो यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रेपिडली प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वो आटा कैसे स्वेल कर जाता है वो मैं बता रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं, उसको फिर स्वेल अप कर देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। और इसी तकनीक का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। बिना यीस्ट के केक वगैरह ये सब नहीं बनाया जा सकता है, ब्रेड बनाया जा सकता है, पेस्ट्री केक इसी से बनाया जा सकता है। तो ये अच्छा है ना, बिजनेस चलता है इससे। तो आपने दही का देखा, आपने केक पेस्ट्री का देखा, यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ जरूरी है। दही में हमने देखा था बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, इन्हीं सबसे इसका कमर्शियल यूज की तरफ इसको हम ले जा सकते हैं। जैसे यीस्ट का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिडिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शुगर जो होते हैं ना, उस प्राकृतिक शुगर में यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। तो यीस्ट से अल्कोहल बनाया जा सकता है और इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन कहते हैं शराब बनाने की औद्योगिक प्रक्रिया है। एक एक्टिविटी में देखो, 500 ml का एक बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक पानी भर दीजिए। एक बीकर ले लीजिए, 500 ml इसका वॉल्यूम हो, और यहां तक पानी भर दीजिए, ठीक है। और 2-3 चम्मच इसमें चीनी मिला दो, मिला दिया, और फिर आधा चम्मच यीस्ट पाउडर भी मिला दो, यीस्ट खमीर भी मिला दिया। इसे 4-5 घंटों के लिए छोड़ दो। अब ये आटा नहीं है, ये पानी है। अब यहां इस चीनी को यीस्ट पक्का है अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और अल्कोहल की एक अलग स्मेल होती है, सूंघ के देखिए आपको अलग से अलग तरीके की गंध पता चलेगी। ये विलियन अल्कोहलिक प्रोडक्शन है। ये जो गंध आप सूंघोगे ना इस एक्टिविटी में, पानी में क्या किया है, थोड़ा चीनी मिलाया है ना, थोड़ा यीस्ट पाउडर मिलाया, कुछ घंटों के लिए छोड़ दो, यीस्ट अपना काम करेगा, शुगर को अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में बदलना शुरू कर देगा। तो ये अब उससे एक गंध बनने शुरू हो जाएगी, अल्कोहल की ये गंध होती है। ये चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के कारण बना है। सो शुगर से यीस्ट के जरिए क्या बन सकता है जी, अल्कोहल बन सकता है। इसी प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन, शराब बनाने की प्रक्रिया इसी से बनता है, शुगर से, ठीक है। तो ये भी कमर्शियल तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और इसकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात जरूर याद रखिएगा कि जिस फर्मेंटेशन की बात अभी हम कर रहे हैं कि शुगर से अल्कोहल बन रहा है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, या फर्मेंटेशन जैसी जो प्रक्रिया है ना, इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट इन महाशय को जाता है, जिनको हम लुईस पास्चर के नाम से जानते हैं। 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया को खोजा था, थैंक्स टू हिम। और उद्योग इनका ऋणी है, क्योंकि कैसे कैसे यूज होता है आप जानते हैं। इसके अलावा खाने की चीजों या अल्कोहलिक प्रोडक्शन के अलावा दवाइयों को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कई बार एंटीबायोटिक में, एक सदाबहार एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, और भी एंटीबायोटिक है बहुत सारे, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती है जो बैक्टीरियल इन्फ्लुएंस को खत्म करते हैं। अगर किसी को बैक्टीरिया से संक्रमण लगता है ना,
तो अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन बैक्टीरियल प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन वायरस के लिए नहीं होता है, प्रोटोजोआ के लिए नहीं होता है, जीवाणु के प्रभाव को खत्म करता है। तो किसी को बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक का डोज दिया जाता है। अब इसका अपना पूरा सिस्टम होता है, वो मेडिकल साइंस वाले जानते हैं, और डॉक्टर को पता होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक किस बीमारी में कब तक दिया जाना है, इसका क्या कोर्स है, वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि पेनिसिलिन एक सदाबहार एंटीबायोटिक है। इसका इंजेक्शन लगाया जाता है अगर कोई इस तरीके का इन्फेक्शन हो तो, या कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में भी होती है, इंजेक्शन भी होता है ना। तो ये डिपेंड करता है, हमें जरूरत होती है तो डॉक्टर हमें लिख देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो है ना, खास करके अभी मैंने बोला था कि पेनिसिलिन जो है ना, ये कवक से तैयार होता है, और कवक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को, खास करके पेनिसिलिन की बात कर रहा हूँ या एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ, ये नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से बहुत सारी एंटीबायोटिक का कमर्शियल लेवल पर उत्पादन हो रहा है। तो फंगस से भी एंटीबायोटिक बनता है और बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक बन सकता है, और ये बैक्टीरिया को ही मारता है, खत्म करता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन तो पहला एंटीबायोटिक था। स्टेप्सोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, कितनी एंटीबायोटिक की बात हो गई। देखो, पहला क्या था, पेनिसिलिन। कहाँ है पेनिसिलिन? मैं चारों पांचों का नाम जो आपके बुक में है वो लिख देता हूं, ये पूछा जा सकता है। पेनिसिलिन पहला। दूसरा, ये देख लो, दूसरा यहाँ पे है स्टेप्सोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है। इरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। टोटल 4 का जिक्र है। ऐसे रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स आज के टाइम में उपलब्ध है, और बहुत सारी बीमारियों में अलग अलग तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक का यूज डॉक्टर के हिसाब से किया जाता है। ये नहीं कि कोई भी किसी भी बीमारी में कोई भी एंटीबायोटिक देते, वहां पर दिक्कत है। यहाँ ज्यादा हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो एक्सपर्ट है उनको छोड़ दीजिए, वो उनकी ट्रेनिंग ही इसमें होती है कि किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक सूट करेगा, ठीक है ना। तो ये सब एक एग्जाम्पल है, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली ये कॉमन एंटीबायोटिक है, जिन्हें या तो फंगस से या फिर बैक्टीरिया से उत्पादित किया जाता है, और किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है। उन्हें अनेक रोगों के चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। तो ये अच्छी बात है ना। और एक एंटीबायोटिक की बात हो रही है तो दो बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। एक तो एग्जाम्पल, पेनिसिलिन से लेकर के स्टेप्सोमाइसिन तक, और टेट्रासाइक्लिन से लेकर के एरिथ्रोमाइसिन तक, सर ये सब एंटीबायोटिक मेडिसिन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। और आपको ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक कोई भी हो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ ही कारगर है। अब किसी को वायरल प्रॉब्लम है और एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो फिर वो कोई काम का नहीं है। जीवाणु के ऊपर ये काम करता है, जीवाणु के प्रभाव को खत्म करता है, उसकी वृद्धि को रोकता है, मारता है। अब एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक बहुत बाद में आया है। एंटीबायोटिक आज के टाइम में बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन ये हमारे आपके पास बाय चांस, दुर्घटना से, दुर्घटना नहीं मैं बोलूंगा, संजोग से आ गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1929 ईस्वी में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के ऊपर काम कर रहे थे। मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का बचाव कैसे किया जा सकता है, उस हेतु एक प्रयोग कर रहे थे। उनका काम था बैक्टीरियल बीमारी को प्रिवेंट करना, या बैक्टीरिया से संक्रमण को रोकने के लिए कुछ वो अपना एक कल्चर वो कर रहे थे, कुछ टेस्ट कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब ये इनका अपना काम था। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। उन्होंने क्या देखा, अचानक से जब वो अपना काम में बिजी थे, तो उनके एक प्लेट में ना हरे रंग का फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु उन्होंने देखे। ये बन गया, पता नहीं कैसे आया, जैसे भी है ये बन गया। उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया ना, क्योंकि साइंस के जानकार तो किसी भी छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या है, क्यों है। उन्होंने ये पाया कि ये जो फफूंद है, ये जो फंगस बना था ग्रीन कलर का, ये ना कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को आगे ग्रो नहीं करने दे रहा है, ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा है बाई चांस। और इन फंगस के कारण इन्होंने सरप्राइजिंगली देखा कि बहुत सारे जीवाणु
मारे गए, खत्म हो गए। यही था पेनिसिलिनियम फंगस, और यहीं से फिर पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवाई की खोज हुई। बाई चांस ही हो गया, लेकिन हो गया। इसके बाद मेडिकल साइंस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो थैंक्स टू एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड थैंक्स टू नेचर, इन्होंने पहली एंटीबायोटिक दवाई पेनिसिलिन बनाई, ये याद रखिएगा, वो भी कवक से, बाई चांस। और आज के टाइम में बहुत सारे, तो ये याद रखिए। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयां ना, जो पशुओं को खाने वाले स्टॉक होते हैं, मुर्गियों के, कुक्कुट के खाने वाले जो मटेरियल होते हैं, उसमें भी मिला देते हैं, ताकि इन्फेक्शन वगैरह अगर उसमें है तो वो ना हो पाए। तो ये भी एक यूज है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए हमें। और एंटीबायोटिक जो दवाई है ना, इसका पूरा एक कोर्स होता है। क्वालिफाइड डॉक्टर को पता है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में दी जानी है और कितने समय तक दिया जाना चाहिए। मतलब अभी आपने कुछ एंटीबायोटिक अपने मन से खा लिया और पूरा कोर्स नहीं किया, मान लो इसके 1 महीने की कोर्स है और आप 15 दिन में आपका ठीक हो गया, आपने छोड़ दिया, तो वो पूरा बैक्टीरिया आपका कंट्रोल में नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में अगर आप पूरा कोर्स नहीं करेंगे, तो फिर जिस बीमारी के लिए आप वो दवाई ले रहे थे, उसके लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से पूरा कोर्स नहीं किया, तो हो सकता है बैक्टीरिया उस टाइम में तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, और बैक्टीरिया अभी भी आपके बॉडी में सक्रिय है। अब समय मिलने पर ये बैक्टीरिया वापस आपको परेशान कर सकता है, और जब ये दोबारा एक्टिवेट होकर के आपको परेशान करेगा, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज से ये डरता था ना, उससे इसने दोस्ती कर ली। मतलब मैं एंटीबायोटिक दवाई खा रहा हूँ, मुझे जितना खाना चाहिए वो मैं नहीं खा रहा हूँ, कोर्स पूरा नहीं किया, ये जो मुझे लेना चाहिए दवाई वो नहीं ले रहा, अपना ही दिमाग लगा, तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक मेडिसिन से दोस्ती कर लेगा। और अगली बार जब एंटीबायोटिक दवाई हम लेंगे भी, तो उस बैक्टीरिया पर उसका असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है, नहीं है। तो इसीलिए पहली बार में ही उसको खत्म कर दो, दुश्मन को बचने का चांस ही मत दो। और ये तभी होगा जब सही रणनीति से काम किया जाएगा, और इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं। ठीक है ना। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार पड़ेंगे ना, वही चीज यहाँ पे लिखी है, और आपको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी, तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा, परेशान कर देगा ये आपको बैक्टीरिया, इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होगा, या बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई एंटीबायोटिक मेडिसिन शरीर में कई बार कुछ अच्छे बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। तो वो आप, क्योंकि खाना पचाने में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपको हेल्प करता है, और बिना मतलब आप एंटीबायोटिक दवाई ले रहे हो, जरूरत भी नहीं है, तो फिर अच्छा बैक्टीरिया गया, मारा गया, आपकी गलती, हमारी गलती। तो डॉक्टर इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं। सर्दी जुकाम और फ्लू जो है ना, ये वायरल प्रॉब्लम है, इसमें एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं है, बशर्ते कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस दौरान ना हो। क्योंकि विषाणु से होने वाली बीमारी में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, ये याद रखना है। और यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन उन लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, ये चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, जिन्होंने नहीं किया। टेलीग्राम चैनल है, और यूट्यूब चैनल जिसपे अभी यह क्लास देख रहे हैं, ठीक है, ताकि क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? यीस्ट से क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं ना। यीस्ट से चीनी के द्वारा एल्कोहल बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो पहले का आंसर दूसरा। प्रतिजैविक, 4 प्रतिजैविक दवाइयों का जिक्र इस बुक में किया गया, उसी में से एक का नाम यहाँ पे लिखा है। वो चारों याद कर लो अभी, लेकिन आपको एंटीबायोटिक एक बताना है कि इनमें से कौन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो हमने देखा पेनिसिलिन था, स्टेप्सोमाइसिन था, टेट्रासाइक्लिन था, है ना, और क्या था, एरिथ्रोमाइसिन, और ये 4 का जिक्र था। तो स्टेप्सोमाइसिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा, यही तो एंटीबायोटिक है। और भी 3-4 के जिक्र थे। ब्रेड और इडली फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, या मरने के कारण? ऑब्वियसली इसका रीजन क्या है? फूलने का रीजन है
यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ये मैं समझा चुका हूं, ये सारे पॉइंट मैं समझा चुका हूं। तो मुझे लग रहा है आप आंसर इसका दे रहे हैं, तो आंसर दे जाइए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये सब पॉइंट याद रखना है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, जिसमें यीस्ट की उपयोगिता होती है? यीस्ट के जरिए काम करते हैं ना। क्या इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे, मोल्डिंग बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे, या फिर इन्फेक्शन बोलेंगे? तो ये बड़ा आसान है। चीनी को अल्कोहल में बदलना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाता है। तो डन है ये तीसरा प्रश्न है आपका। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर ही जनन कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड होस्ट सेल? चाहे वो इंसान का होस्ट सेल हो, कुत्ता बिल्ली बंदर का हो, या प्लांट का हो, ये जीव होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग बन जाता है। तो क्या ये बैक्टीरिया है, अमीबा है, विषाणु है, फंगस है? और इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको ज्यादा सोचना है, क्योंकि देखते ही आंसर आप वायरस लगाएंगे, क्योंकि वायरस इस कैटेगरी में आता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव। अब ये रोगजनक सूक्ष्म जीव का एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया भी तो हो सकता है, जो हमारे आपके शरीर में है और उसको मारना है। तो पेन किलर डालोगे, पेन किलर पेन में रिलीव करता है, ये किसी माइक्रोब को नहीं मारता है। एंटीबॉडीज, ये तो एक साइंस है, एंटीबॉडी सुरक्षा के संदर्भ में। वैक्सीन, ये किसी, ये सुरक्षा के लिए, प्रिवेंटिव चीज है। एंटीबायोटिक ही वो दवाई है जो ये काम करता है, ठीक है, मारता है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। ठीक है, और इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। छठा प्रश्न, डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ ब्रेड, स्वेलिंग, फूल जाना, इसका रीजन क्या है? तो हमने ये भी देखा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है भाई साहब? बताने की जरूरत नहीं है, 5-10 सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों, ये ऑलरेडी मैं बता चुका। सो आज की कहानी यही है। डन। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। डन।